गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में मैं रामपाल भारती एक बार सदस्य के विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने कृति का भाग 2 शुरू कर रखी है, जिसके 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें पहला है माता का अंचल शिव पूजन सहाय, दूसरा जोड़ पंचम की नाग कमलेश्वर, और तीसरा अध्याय हमने शुरू कर रखा है साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखिका ने हिमालय की यात्रा का सरस, रोचक, आकर्षक वर्णन किया है। और मैं आपसे कह रहा था कि हम फ्री में निःशुल्क घर बैठे हिमालय की यात्रा करेंगे इस वीक पूरे में। और हिमालय की यात्रा हमने शुरू कर दी थी। कहाँ तक हम चले गए थे, थोड़ी समरी आपको बता दूं। यात्रा करते करते हिमालय की यात्रा हमने लेखिका के साथ शुरू की गंगटोक से, जिसे लेखिका ने मेहनत कश बादशाहों का शहर बताया है। उस शहर की विशेषता है कि जिसकी सुबह सुंदर, जिसकी शाम सुंदर, जिसकी रात सुंदर। गंगटोक से लेखिका को अपना सफ़र का अगला पड़ाव पार करना है और 149 किलोमीटर पर गंगटोक से आगे है युमथांग। युमथांग के लिए लेखिका निकलती है तो ऊंची ऊंची घाटियाँ आती हैं, वादियाँ आती हैं, फूल आते हैं, पेड़ आते हैं, धोपी के पेड़ आते हैं, गदराई पाइन के पेड़ आते हैं, कुछ नुकीले पेड़ आते हैं। और इसी बीच एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल आता है जिसका नाम लेखिका ने बताया है कवि लॉग स्टॉप। ये क्यों फेमस है? यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ लेप्चा और भूटिया दो जातियों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला था। बाद में यहीं पर संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, समझौता हुआ था। तो ये कवि लॉग स्टॉप फेमस है। उसके बाद लेखिका अपनी यात्रा पर आगे चलती है। ड्राइवर कम गाइड, अर्थात ड्राइवर की भूमिका भी निभा रहा है, गाइड की भूमिका भी निभा रहा है, जिनका नाम होता है जितेन नॉर्गे, जो एक नेपाली होता है। वो लेखिका का गाइड है। और बचकाने उत्साह से लेखिका पूछती है कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? तो जितेन नॉर्गे कहता है चलिए तो सही आप एक बार। उसके बाद में जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है तो 108 श्वेत पताकाएं दिखती हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि हाल ही में किसी बुद्धिस्ट अर्थात किसी बौद्ध संत की मृत्यु हुई है। और इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता है, बल्कि ये धीरे धीरे स्वतः और पुरानी होकर नष्ट हो जाती हैं। और जब कोई नया कार्य होता है या उद्घाटन होता है तो ये पताकाएं रंगीन हो जाती हैं। उसके बाद लेखिका को जितेन नॉर्गे कहता है कि मैडम ये प्रेयर व्हील है, अर्थात धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सभी पाप कट जाते हैं। इस पर लेखिका का विचार है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, कैसा भी क्षेत्र हो, सभी भारतीयों की आत्मा एक जैसी है। मतलब अंधविश्वास देश में हर जगह एक जैसे हैं। कोई कहाँ अंधविश्वास से काम करता है, कोई कैसे अंधविश्वास से काम करता है कि प्रेयर व्हील को घुमाने से और पाप कट जाते हैं। उसके बाद लेखिका की यात्रा अनवरत जारी रहती है। और क्या होता है, चलिए नेक्स्ट 3rd पेज पर चलते हैं। रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता का मतलब है धीरे धीरे। हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर बाहरी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, न जाने कितने यात्रियों और न जाने कितने तीर्थटानियों का काम में हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय। लेखिका ने हिमालय की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि ये हिमालय पर्वत पता नहीं कितने दर्शकों ने इसको देखा होगा, निहारा होगा, इसकी सुंदरता को अपने भीतर भरा होगा। पता नहीं कितने तीर्थटानियों, तीर्थटानी को मतलब है तीर्थटान, तीर्थ प्लस अटन से तीर्थाटन बना है। और तीर्थाटन का बहुवचन रूप है तीर्थाटानियों। अटन का मतलब होता है घूमना। तो तीर्थ स्थल पर घूमने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तीर्थाटन। अर्थात पता नहीं कितने तीर्थाटनियों का ये हिमालय पर्वत रहा है, जो पल हर सेकंड में अपने सौंदर्य में, अपने रंग में, अपने रूप में, अपने आकार में और अपनी सुंदरता में वृद्धि करता रहता है, अपनी सुंदरता को अलग अलग अंदाज में दिखाता रहता है। और देखते देखते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे क्या? रास्ते एकदम सुनसान होने लगे।
संकरे होने लगे नहरों और जलेबी की तरह घूमने वाले या रास्ते दिखाई देने लगे। हिमालय बड़ा होते 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 विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगे। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से, शिद्दत का मतलब है अपनी पूरे वेग से, अपनी पूरी तीव्रता से मुस्कुराने लगे उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर। हाँ, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे उन भीमकाय पर्वत। भीमकाय पर्वत का मतलब है विशाल पर्वत। उन विशाल पर्वतों के बीच और घाटी के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। लेखिका ने बताया है कि हम इस यात्रा के दौरान कहीं ऐसा लग रहा था कभी रास्ते चौड़े, कभी सकड़े, कभी चौड़े, कभी सकड़े, और कभी कभी यूं लगता है कि सघन हरियाली वाली गुफा के भीतर हम जा रहे हैं और हमारी जीप है वो इस प्रकार हिचकोले खाती हुई निकल रही है। तो हिमालय की यात्रा में लेखिका के ये नए अनुभव दृष्टिगोचर होते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता। हाँ, इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। अर्थात चारों ओर हरियाली का वातावरण है और वातावरण में एकदम नमी है, साथ ही साथ गहरी घाटियां हैं, साथ ही साथ अच्छी हरी भरी वादियां हैं। तो ऐसे मौसम में सभी यात्री गाने लगे सुहाना सफर और ये मौसम हसी, अर्थात हसीन मौसम। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। लेखिका ने कहा है कि मैंने हिमालय की विराट सुंदरता को देखा। प्रकृति की सुंदरता के सामने मैं नतमस्तक हो गई और मैं एक ऋषि की तरह मौन हो गई, शांत हो गई, एक योगी की भांति बैठ गई और सोचने लग गई, चिंतन करने लगी कि इस सारी सुंदरता को मैं अपने मन के भीतर भर लूं। और जब मैं कोलकाता में जाकर उस फ्लैट में बैठूं, संकरे फ्लैट में, महानगर में, तो इस विराट सौंदर्य को जी भर भर के देखूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल में कभी आसमान को छूते पर्वतों की शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, प्रपात यानी झरने, जल के झरनों को देखती। और कभी कभी मुंडकी का मतलब है मुंह निकाल निकाल कर, जीप से मुंह निकाल निकाल कर मैं आसमान के छूते पर्वतों को देखती हूँ, तो कभी मैं और जलप्रपातों को देखती हूँ, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। तिस्ता नदी, ये तिस्ता नदी है वो लेखिका के साथ ही चलेगी, जो सिलीगुड़ी से चलती आई है। और जब तक हिमालय की यात्रा कंप्लीट होगी तब तक तिस्ता नदी चलती रहेगी और जैसे जैसे चलती रहेगी वैसे वैसे इसके सौंदर्य में वृद्धि होती रहेगी। और नदी की क्या विशेषता है? इठला इठला कर बहती है, अर्थात झूम झूम कर बहती है, चांदी की तरह कौंद मारती है, एकदम उज्जवल जलधारा के साथ, अर्थात स्वच्छता के साथ बहती है। और सिलीगुड़ी से ये हमारे साथ थी तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, चरम पर था, इतना अधिक सौंदर्य। कहीं न कहीं मैं इस सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गई हूँ और कहीं न कहीं इस सौंदर्य को देखकर मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि प्रकृति
तू कितनी सुंदर है और तूने मुझे किस प्रकार के नज़ारे दिखाए हैं। वही बात, अगर प्रकृति को मनुष्य की आंखों से देखोगे तो सुंदरता नजर नहीं आएगी, अगर प्रकृति को प्रकृति की आंखों से देखोगे, ईश्वर की अनोखी लीला की आंखों से देखोगे, तो आपको प्रकृति में अनेक सुंदरताएं दिखाई देंगी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, अर्थात प्रसन्नचित थी, खुश थी, हर्षित थी, चिड़िया के पंखों की तरह एकदम हल्की थी। अर्थात मन में इतना सुकून था, चैन था, मन में एक ऋषि की भांति, एक योगी की भांति, एक सन्यासी की भांति किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं था और मैं एकदम शून्य में थी, इस सुंदरता को देख रही थी। लेखिका ने आगे कहा है, हाँ, मेरे नगपति, मेरे विशाल, नगपति का अर्थ है नग यानी पहाड़, नग यानी पहाड़, पति यानी स्वामी, सभी पहाड़ों का स्वामी कौन? हिमालय पर्वत। हे मेरे नगपति, मेरे विशाल, अर्थात तुझसे बड़ा कुछ नहीं है। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीव एक जगह रुकी, खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, फेन यानी झाग, झाग उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। झरने का नाम क्या है? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। भारत के जो कुछ राज्य हैं वो भी सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, ये जो राज्य हैं, पूर्वी राज्य, ये सेवन सिस्टर्स के नाम से आज भी जाने जाते हैं। तो इन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। किसका नाम है? झरने का नाम है, जो पूरी ऊंचाई से, पूरे वेग से नीचे आ रहा है और झाग उगल रहा है, फ्लैश चमकने लगे, रोशनी चमकने लगी। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, व्यस्त थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका ने क्या बताया है कि मैंने वहाँ पर उस झरने में सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को अर्थात थोड़ा बहुत अनुभूत किया, उस झरने को अपने ऊपर गिरने दिया, उसमें पैर डुबोए तो मेरे मन के भीतर रोमांच का सोता फूट पड़ा। मेरा मन काव्यमय हो गया, जैसे मैं किसी कवि की कविता पढ़ रही हो, जैसे मेरे भीतर सुमित्रानंद पंत दौड़ रहे हो, जैसे मेरे भीतर प्रकृति का विराट सौंदर्य दौड़ रहा हो। मन क्या हो गया? काव्यमय उठा और मेरे भीतर सत्य और सौंदर्य एक दूसरे को टच करने लगे, छूने लगे। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, कौन सा? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। झरने का नाम क्या है? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जो किसका प्रतीक है? जीवन की अनंतता का प्रतीक, अर्थात जीवन का अंत नहीं है। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था और वो इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। अर्थात ये सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा कोई देश नहीं है, कोई सरहद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, संपूर्ण विश्व एक है, संपूर्ण विश्व एक ही दूरी में बंधा हुआ है और हिमालय उस विश्व को चलाने में, उस विश्व को गतिमान रखने में सहायक है। देखो लिखा है कि मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर, सीमाओं से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं क्या होती हैं? देखो यहाँ 10 नंबर दे रखा है, इसका अर्थ आपको नीचे भी मिलेगा, बुक खोलेंगे तब। तामसिकताएं होती हैं जीवन की सभी वासनाएं, जीवन के सभी दुर्गुण, जैसे झूठ है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है और स्वार्थ है ना, हिंसा की भावना है, कटुता की भावना है। ये सभी किस में आती हैं? तामसिकताएं में आती है। ये व्यक्ति के जीवन को तहस नहस करने वाली होती हैं। तो लेखिका ने क्या कहा है कि मेरे जीवन की तमाम तामसिकताएं, सारे दुर्गुण और दुष्ट वासनाएं, वही एक ही बात है, इस निर्मल धारा में बह गई, अर्थात पुनीत धारा में, दिव्य धारा में, स्वच्छ धारा में,
तमाम तामसिकताएं लुप्त हो गई, गायब हो गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, बहती रहूं, बहती रहूं, सुनती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। जितेन कौन? ड्राइवर कम गाइड। जितेन कौन है? ड्राइवर कम गाइड, अर्थात ड्राइवर भी है और गाइड भी है। जितेन मुझे ठेलने लगा का मतलब है, कहने लगा कि अब यहाँ से चलेंगे, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे कि मैडम उठो, आपको इससे भी कहीं अधिक सुंदर नज़ारे हिमालय की इस यात्रा में आगे मिलेंगे। और वो क्या मिलेंगे हम देखते हैं। हिमालय की यात्रा अगर आप मेरे साथ मन से कर रहे हैं तो आप बिना पैसे दिए कर रहे हैं, बिना लॉकडाउन को और सही समय का सदुपयोग करते हुए कर रहे हैं। बार बार हिमालय की यात्रा कर सकते हैं आप। बार बार आइए हिंदी प्रेमी पर और बार बार आप हिमालय की यात्रा करें, आपको अच्छा लगेगा। लेखिका ने जो यात्रा हमें करवाई है और मधु काकरिया का धन्यवाद कि घर बैठे सभी विद्यार्थियों को आपने यात्रा करवाई है। चलो यात्रा की शुरुआत जो हमने कर रखी है और अब थोड़ा नाश्ता करने के बाद में वापस बढ़ाते हैं। अनमनी सी मैं उठी, थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरफ पथरीला, और देखते देखते परिदृश्य से सब छू मंत्र जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। तो लेखिका ने यहाँ पर बताया कि यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ी, मैं उठी और मन में इस प्रकार का सुख मिला जैसे आत्मा एकदम सुखी हो और सब कुछ ऊपर हिमालय के जितने भी वहाँ चीज़ें थी अर्थात सब पर एक बादलों की मोटी चादर थी। सब कुछ मुझे बादल में लग रहा था। देखिए नीचे सभी के 6 नंबर का जो ऊपर लिख रखा था ऐसे उसका अर्थ यह है, 7 नंबर का यह अर्थ है, 8 नंबर का यह है, 9 नंबर का अर्थ यह है। आपको बुक में साथ साथ जहाँ भी किसी भी वर्ड पर नंबर लगे हुए हैं तो उसका नीचे अर्थ मिलेगा। इस प्रकार से आप इनके अर्थ देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज चित्र लिखित। यस हाँ, चित्र लिखित से मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर आंखों देखती रही थी। चित्र लिखित मतलब एक चित्र की बात है, जैसे मेरा किसी ने चित्र बना दिया हो। अर्थात लेखिका ने क्या कहा है कि कहीं न कहीं मैं इस सुंदरता को देखकर एकदम शून्य हो जाती हूँ, अर्थात मैं अर्थहीन हो जाती हूँ, शब्दहीन हो जाती हूँ। मेरे भीतर रोमांच इस कदर व्याप्त हो जाता है कि मैं विश्वास नहीं कर पाती कि प्रकृति इतनी सुंदर है, प्रकृति मुझे इतना सयाना भी बना देती है और प्रकृति मुझे इतना सोचने पर विवश कर देती है। मैं माया और छाया अर्थात ईश्वर की माया, हिमालय की माया, प्रकृति की माया, सृष्टि की माया और छाया अर्थात हिमालय पल पल परिवर्तित होता। छाया का मतलब है पल पल परिवर्तित होता हिमालय, माया का मतलब है विराट सौंदर्य, बहुत बड़ा सौंदर्य। इस अनूठे खेल को भर आंखों देखती रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हो। मानो प्रकृति ने ठान लिया हो कि वो मुझे सयानी बनाकर छोड़ेगी। सयानी का मतलब समझदार बनाकर छोड़ेगी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, 2 विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते। पर्वत, झरने, फूल, घाटियां और वादियां आदि के दुर्लभ नज़ारे। कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। क्या लिखा था? थिंक ग्रीन। देखिए लेखिका ने क्या कहा है। लेखिका ने यहाँ पर कहा है कि अब वहाँ पहाड़ नहीं बल्कि 2 छाया पहाड़ थे, अर्थात एक दूसरे के विपरीत पहाड़ थे। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो खूबसूरती इस कदर वहाँ पर विद्यमान थी कि मैंने जब गर्दन घुमाई तो हर छोर तक, यहाँ से लेकर जैसे मैं इस प्रकार गर्दन घुमा रहा हूँ, हर छोर तक क्या है?
विराट सुंदरता है। हिमालय अपने खूबसूरत चरम सौंदर्य पर है। और क्या दिखा मुझे चारों ओर खूबसूरती खूबसूरती, जैसे पर्वत, झरने, फूल, घाटियाँ, वादियाँ। पर्वत दूसरों को देते हैं, दूसरों के लिए फूल चहकते हैं, महकते हैं और दूसरों के लिए सुगंध देते हैं। ये घाटियाँ, ये वादियाँ लगातार हर किसी को प्रेरित करते रहते हैं। तो लेखिका ने कहा है कि वहीं कहीं एक जगह लिखा था, थिंक ग्रीन, अर्थात हरा भरा सोचो, समृद्ध सोचो, खुशहाल सोचो। और प्रकृति जो हमें इस प्रकार से नवीन आयाम प्रदान कर रही है, उनकी रक्षा के बारे में और उनकी समृद्धि के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो हिमालय की यात्रा का हमने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है और तीसरा पड़ाव लेकर मैं आपके बीच कल लेकर आ रहा हूँ। तीसरा पड़ाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे वीक हम हिमालय की यात्रा करेंगे। आपको ये यात्रा कैसी लग रही है ज़रूर बताना। समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है या किसी प्रकार की कोई दुविधा है, कोई भी डाउट है तो आप पूछना। पढ़ते रहे, पढ़ना ही जीवन है और सीखना ही जीवन है। हिमालय की यात्रा का अगला पड़ाव मैं कल लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।